शाह इस वक्त बैठक कर रहे हैं। अरुण धंटा मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, अमित शाह की इस बैठक के अहम जो फोकस रहने वाला है वो महाराष्ट्र पे ज्यादा, क्योंकि बीजेपी में तो जो हरियाणा में जो इक्वेशन है उसमें तो क्लैरिटी है। तो आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में जो शिवसेना के साथ सीटों को लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं आ पाई है ऑफिशियल, उस पे आज कुछ हो सकता है? देखिए, आज की जो मीटिंग है ये जिस तरह का जो सरकार ने कल डिसीजन लिया है, जो कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम किया है, वो सबसे अहम मुद्दा है। उसको लेकर निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर अमित शाह, वो दोनों लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। तो ये सबसे अहम मुद्दा है इस मीटिंग का। उसके अलावा अब जैसा आपने कहा कि चुनाव की डेट्स भी आ गई है, 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने हैं, वो चीजें भी जरूर डिस्कस की जाए। पर फिलहाल जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है वो यही है कि इस मीटिंग में अमित शाह और निर्मला सीतारमण दोनों जितने बीजेपी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम किया गया है उसको कैसे लोगों के बीच किया जा सके और क्या कुछ स्ट्रैटेजी आगे के लिए बनाई जाए कि जिस तरह से इसको यूटिलाइज किया जाए। क्योंकि लंबे समय से जो कॉर्पोरेट कंपनीज है इस चीज से मांग कर रही थी, वो रिलीफ चाह रही थी कि उन्हें टैक्सेस में रिलीफ मिले, और लंबे समय के बाद इस तरह का सरकार का फैसला आया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि शाम को एक अहम मीटिंग होने वाली है जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और जो मिनिस्टर भी हैं देश के, वो जितने भी बीजेपी के एमपीज हैं या और अधिकारी जो है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ठीक है अरुण, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, बैठक से क्या कुछ निकल के आता है फिर से आपसे संपर्क करेंगे। इस वक्त मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अभिषेक मुंबई से और मनोहर केसरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। अभिषेक, महाराष्ट्र के लिए 21 अक्टूबर अहम दिन हो गया है चुनावों का ऐलान होते ही, किस तरह की हलचल और सरगर्मी इस वक्त महाराष्ट्र में? बिल्कुल, देखिए इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि कहीं कहीं आज और कल में कोटा पंडक लागू हो जाएगा और वही हुआ कि आज हो गया। और जरूर जितने भी नेता हैं हर पार्टियों के इस बात टकटकी लगाए बैठे हुए थे कि अब जब कोटा पंडक लागू हो जाएगा तो उसके बाद से महाराष्ट्र में जो राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो जाएगी। देखिए, पहले से महाराष्ट्र में अगर हम सत्ताधारी की बात करें, शिवसेना बीजेपी की बात करें, अभी भी इनके बीच में यह तय नहीं हो पाया कौन कौन कितनी सीटों में चुनाव लड़ने वाला है। हालांकि शिवसेना लगातार इस बात का डिमांड कर रही है कि बीजेपी उन्हें 50-50 में चुनाव लड़ने के लिए बात कहे, यानी 144 सीटों जो है वह बीजेपी शिवसेना को दे और अलग से बीजेपी चुनाव लड़े। लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी लगातार बातचीट चल रहा है लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। वहीं अगर हम कांग्रेस एनसीपी की बात करें, कांग्रेस एनसीपी ने साफ साफ कह दिया है कि दोनों पार्टियां 125 सीटों में चुनाव लड़ने वाली है। जो बची भी सीटें होंगी वह उनके अपने जो एलाई दल है उनको दिया जाएगा। तो जरूर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। मीटिंग जो है वह उसका दौरा किया हो चुका है और जितने बड़े नेता हैं वो अपने अपने एरिया में निकल चुके हैं, ताकि उन्हें पता था पहले से कि साथ कोटा पंडक कभी भी लग सकता है, तो इसलिए अपने अपने एरिया में चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके हैं। और पहले से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र में 4000 किलोमीटर तक उन्होंने यात्रा किया। उसके बाद 2 दिन पहले ही मुंबई के पास नासिक में पीएम ने यहाँ पर उनका समापन किया। ठीक है अभिषेक, मनोहर आप मेरे साथ बने रहिएगा। हरियाणा में चुनाव का ऐलान हो चुका है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान और बड़ा दावा किया है। सीएम खट्टर ने चुनाव में बीजेपी के 75 सीटें जीतने का दावा किया है। ने पूर्व विधायक पूर्व मंत्रियों ने पार्टी को ज्वाइन किया, पार्टी का विस्तार, पार्टी की मजबूती, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है 75+ का, उसको पार कर जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आईएनएलडी नेता इस वक्त अभय चौटाला जी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभय जी, सीधा सवाल, पिछली बार जब इलेक्शन हुआ तो मेजर कॉन्टेस्ट देखा गया था बीजेपी, कांग्रेस और आईएनएलडी में, लेकिन सीधा सवाल करूंगी, इस बार जो कॉन्टेस्ट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पे? ये तो रिजल्ट आएंगे तब पता लगेगा कि कंटेस्ट किसके बीच में रहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपको। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम 75 पार करेंगे। ये 75 पार नहीं करेंगे। मैं इलेक्शन कमीशन का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने डेट डिसाइड कर दी। कम से कम 21 तारीख के बाद
हरियाणा प्रदेश के लोगों को बहुत बड़ी एक राहत मिलेगी। एक ऐसी सरकार जिसने 5 वर्ष लगातार भ्रष्टाचार को चरम सीमा पे पहुंचाने का काम किया, जिसने कानून व्यवस्था का दिवालिया पीट दिया, जिसने हरियाणा प्रदेश के सैकड़ों लोगों को, बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिन्होंने कर्मचारियों को 5 वर्ष तक लगातार सड़क पे खड़े रहने पे मजबूर कर दिया, 5 वर्ष तक लाठियां और गोलियां चला करके, उनको एस्मा लगा करके, उनको डर दिखा करके नौकरी से निकालने की बात कह करके। अभी जी आप तमाम इश्यूज बता रहे हैं, लेकिन मेरा एक और सीधा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि मोदी मैजिक क्या हावी नहीं पड़ जाता है मुद्दों पे? आप कैसे देखते हैं हरियाणा में? क्योंकि हरियाणा में खट्टर मैजिक की भी अगर बात ना करें, मोदी मैजिक काफी है। मोदी तो मोदी जी का जो मैजिक था वो लोकसभा के चुनाव में चल लिया। लोकसभा में भी वो इसलिए चला था कि लोकसभा में कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री का ऐसा मजबूत चेहरा सामने नहीं था। लोग तो इनके कैंडिडेटों के तो कपड़े उतार रहे थे, ये तो भाग भाग करके जान बचा रहे थे, ये तो लोगों के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ के एक ही बात कह रहे थे कि मोदी के लिए वोट दे दो, हम आपसे वोट मांगने के लिए विधानसभा के चुनाव में नहीं आएंगे। आप देखना मनोहर मैजिक जो है, जो मैंने बताया कि 5 वर्ष में जो मनोहर मैजिक इस प्रदेश में था, लोग उसका बड़ा करारा जवाब देंगे। लोग इनको 100% हरियाणा से पार करने का काम करेंगे। 75 पार वाले 15 से भी पार करना इनके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन अभय जी, पिछले जो लोकसभा का आप जिक्र कर रहे हैं, 10 में से 10 का आंकड़ा बीजेपी ले गई थी, और अगर पिछले असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो 47 बीजेपी के हक में था। तो खट्टर की इमेज की, अगर मनोहर खट्टर की इमेज की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है जिसकी वजह से लोग त्रस्त होंगे। आप जो इश्यूज बता रहे हैं, क्या ये पल्स हरियाणा के जनता की भी है? ये देखना दिलचस्प रहेगा 21 अक्टूबर को। इससे ये आप नहीं, आप ये बताएं मुझे, आप कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी की चेहरा जो है कहीं कंट्रोवर्सी में नहीं। इससे बड़ी कंट्रोवर्सी और क्या करोगे? सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों को भी मार दिया इन्होंने जिन्होंने इनकी सरकार बनाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। डेरा सच्चा सौदा सरसा जो है, उनके अनुयायियों ने खुल करके इनके लिए वोट की अपील करी थी, अपना वोट डाला था। 15 सीट ऐसी ये जीते थे जो 3 से लेकर के 1500 तक इनके उम्मीदवार जीत पाए थे। अगर वहां डेरा प्रेमी इनको वोट कास्ट ना करता तो इनकी सरकार नहीं बनती, ये तो सत्ता से बाहर रह जाते। इन्होंने तो उनके भी 48 लोगों को मेहमान बना करके बुला करके 1 घंटे में मौत के घाट उतार दिए। इससे बड़ी कंट्रोवर्सी और क्या होगी? किस तरह से नौजवान बच्चों को जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 5 जातियों के लोगों को आरक्षण देने की बजाय मारने का काम किया। ठीक है अभय जी, चलिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं बचा है, 1 महीना ही है, सब पता लग जाएगा कि 21 अक्टूबर को हरियाणा की जनता किसको चुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। हरियाणा महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। इकोनॉमिक स्लोडाउन जो है देश में, क्या ये चुनाव का हरियाणा और महाराष्ट्र में एक बड़ा मुद्दा होगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि लोगों के पास पैसे खर्चने के लिए नहीं है, रोजगार लोगों को जा रहा है, बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की कंपनीज बंद हो रही है। तो क्या ये माना जाए कि महाराष्ट्र और हरियाणा में ये चुनाव का बड़ा मुद्दा होगा कांग्रेस पार्टी? सारे देश में यही मुद्दा है, तराई तराई मच रही है। अगर आप हरियाणा में महेंद्रगढ़ में या कहीं भी चले जाओ, आपको पता चलेगा कि लोग सब बेरोजगार हैं। और मुद्दे तो यही हैं, मुद्दे हैं कैसे कि पैसा कैसे आम आदमी के हाथ में पहुंचे। ये जो किसान जो इन्होंने योजना चलाई थी कि 1 साल में हम 6,000 करके इंस्टॉलमेंट देंगे, तीसरी इंस्टॉलमेंट किसान तक पहुंची नहीं। और वहां उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि वहां प्रोटेस्ट हो रहा है कि उनको जो मिलना चाहिए था शुगर का भाड़ा वो नहीं मिला, जो ड्यूज थे वो शुगर के नहीं मिले। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो किसान है, देहात में काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, वो सब ठप हो गया। और ये बात करेंगे केवल 370 की। 370 का भी जो रैलीज हुई महाराष्ट्र और हरियाणा में, 370 की बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने और अमित शाह ने बोला। तो क्या लगता है कि 370 कश्मीर का इफेक्ट महाराष्ट्र और हरियाणा पे भी होगा? नहीं, ये मैं नहीं जानता नहीं होगा या होगा, मैं तो इतना ही जानता इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। देखो, सरकार जब इलेक्शन जीतती है और चुनी जाती है, और इन्होंने, आपको मालूम है, इतनी बहुमत तो सरकारों को कभी पहले पिछले 20 सालों में नहीं मिली। इतनी बहुमत से ये सत्ता में आए तो इनको उस तरफ ध्यान करना चाहिए था। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन पुष्पिन के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज दिल्ली।
तो चुनावी सरगर्मियां एक बार फिर से देश में तेज हो गई हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं। पोलिंग डे 21 अक्टूबर है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक मेरे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं और मनोहर केसरी इस वक्त चुनाव आयोग मुख्यालय से मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चुनाव ऐलान के बाद हरियाणा सरकार में मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जो है वो मौजूद है। सर, अब बिगुल बज चुका है, किस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन लोकसभा के चुनाव से पहले से ही लगातार जनता के बीच में लगा हुआ है और ये एक विचारधारा आधारित संगठन है, कार्यकर्ताओं का समूह है। और टीम मनोहर ने पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करने का काम किया है, तो लगातार हम सामूहिकता के आधार पर जनता के बीच में है। हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता पूरी तरह से जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लगे हैं। फिर एक बार मनोहर सरकार के नारे को लेकर के अब की बार 75 पार 90 में से 75 से अधिक सीटों को जीतने का संकल्प लेकर के कार्यकर्ता जनता के दरवाजे जा रहे हैं। अभी तक जो है तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, तमाम राजनीतिक दल जनता के बीच में थे। ऐसे में जो सियासी समीकरण इस समय बने हैं, जब विपक्षी दल आपके सामने, कितना समझते हैं कि 75 पार का नारा कितना आसान है या कितना मुश्किल है? देखिए, कोई भी चुनाव हो या युद्ध हो, उसको कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और हम एक टीम की तरह से मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सब मिलकर के जहां 5 साल हरियाणा की जनता की सेवा करने का काम हमने किया, वही आने वाले 1 महीने में हम सब मिलकर के इकट्ठा होकर के 36 बिरादरी को साथ लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति को जनता के बीच में ले जाते हुए हरियाणा एक, हरियाणवी एक। चंद्रकांत जी, ये बताइए कि चुनावों का ऐलान तो हो गया, अब यूटी का ऐलान कब होगा? जल्द ही, क्योंकि तैयारियां बहुत पहले से करनी पड़ती है। लेकिन युति के बाद अपने पास जो सिटी आई है उनके उम्मीदवार तय करना, इसके लिए ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि उसमें सारा इवॉल्व होता है। और जिसको कहते हैं ना कि आखिरी चर्चा और कंसेंसस, ये तो कुछ घंटों में हो जाता है। तो पेच कहाँ फंसा है सीटों के बंटवारे को लेकर? नहीं, कोई पेच बीच नहीं, बहुत स्मूथली चल रहा है। ये लेट नहीं है, इट्स ऑन टाइम। तो सेना को कितनी सीटें दी जाएगी? शिवसेना कितनी सीट पे लड़ेगी? बीजेपी कितनी सीट पे लगेगी? और गठबंधन की जो बाकी पार्टियां हैं उनको कितनी सीटें दी जाएगी? वही तो चर्चा चल रही है देवेंद्र जी और उद्धव जी में। और हमारे पक्ष में हर एक को काम दिया जाता है, वो काम उसने ठीक करना है। तो देवेंद्र जी को वो काम दिया है कि वो दोनों मिलकर ये तय करें कि किसको कितनी सीटें। चलिए, हरियाणा की 90 सीटें हैं और महाराष्ट्र की 288 सीटें, जहां पर 21 अक्टूबर को पोलिंग का दिन तय हुआ है और 24 अक्टूबर यानी कि गुरुवार को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। उस दिन काउंटिंग का दिन रखा गया है। मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं इस वक्त। मनोहर केसरी का रुख कर लेते हैं। मनोहर केसरी और अभिषेक दोनों मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, ओवरऑल पिक्चर आपसे समझ लेते हैं। बीजेपी के लिए ये दोनों स्टेट्स जीतना एक नाक का सवाल है, और क्योंकि जीत उनकी चली आ रही है, लोकसभा का अगर लेटेस्ट बात करें तो उनके लिए नाक का सवाल, और कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति होगी इन दोनों स्टेट्स में। बिल्कुल मिसा, आपने सही कहा कि जिस प्रकार से मोदी 2.0 के बाद ये पहला चुनाव है और दोनों विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र का और हरियाणा का, दोनों बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। और जहां तक अगर हम कांग्रेस की बात करें तो हरियाणा में 15 सीट पे कांग्रेस जाकर के अटक गई थी, वहीं महाराष्ट्र में भी वही स्थिति कमोबेश रही थी। तो ऐसी स्थिति में कहा जाए कि दोनों के लिए कांग्रेस अपनी जमीन को बचाने के लिए वो जद्दोजहद करेगी हरियाणा में, महाराष्ट्र में। और जहां तक कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद मिसा कहा जाए कि टिकटों की जुगत में उम्मीदवार लग चुके हैं। बड़े बड़े नेताओं के घर में जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं, उनके घर में लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो हुड्डा के घर पे भी उम्मीदवार जो है सो टिकट के लिए लाइन लगाने लगे हैं, शैलजा के घर पे। वहीं बीजेपी की बात करें तो जो बीजेपी प्रभारी हैं, अनिल जैन संगठन प्रभारी हैं, तो उनके घर पर भी लगातार लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। तो ऐसे में कहा जाए कि 90 सीटों पर हरियाणा में अगर बात करें तो 90 सीटों में 47 बीजेपी के पास हैं। लेकिन जब जिंद और रोहतक में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी तो उन्होंने, ठीक है, चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त आपको सुनवा देते हैं कि किरीट सोमैया ने इस चुनावी ऐलान पर क्या कुछ कहा है। सीनियर लीडर किरीट सोमैया इस वक्त हमारे साथ में। किरीट जी, आखिरकार जो है चुनावों का ऐलान हो गया है, कैसी तैयारी है बीजेपी की?
आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है और 25 अक्टूबर को भी देवेंद्र फडणवीस पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे लगता है एक वाक्य में सब सारांश आ गया। लेकिन अभी तक जो है सीटों का गठबंधन हुआ नहीं है, युति होगी नहीं होगी उसमें भी काफी असमंजस की स्थिति है। तो दो चीज अलग होती है, एक कौन विधायक बने, फिर वो कौन सी पार्टी का हो, मैं बने वो बने, लेकिन जो लोगों ने तय कर लिया है कि हमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चाहिए, वो तो फैसला हो गया है, जनादेश मिल गया है। हाँ, उसके नीचे हो सकता है ये विधायक बनेगा, ये बनेगा, कोई शिवसेना का होगा, कोई भाजपा का होगा, कोई एनसीपी का होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से मित्र पक्ष के साथ में 200 से अधिक सीटों लेकर फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन शिवसेना के साथ गठबंधन होगा कि नहीं? मैंने क्या बोलता है, गठबंधन और लोगों की भावना दो में बहुत फर्क है।